दूसरों को मोटिवेट करने वाले कासिम अली शाह कैसे खुद डीमोटिवेट हो गए और इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने जो किताब तोहफे में दी उसके अंदर शायद कोई जहर था। और ख़ासकर मरियम नवाज़ का कासिम अली शाह के ख़िलाफ़ चलने वाले मीडिया ट्रेंड में क्या किरदार है और मरियम नवाज़ हुकूमत से कैसे खुफिया काम करवा रही है, इसके बारे में अब असल हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कैसे सरगर्म हैं। मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ की हमायती हैं या उनके मुखालिफ हैं, ये भी जानिए आप। फ़ौज की बड़ी बैठक और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और परेशानी का भी इजहार किया। आज इन नुकात के ऊपर आपसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की गोरख धंधा में सबसे पहले बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। खान साहब का इंटरव्यू क्या किया कि लड़खड़ा गए। हाँ बिल्कुल, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, बाज़ दफ़ा पर्सनैलिटीज़ का ऐसा रोब और दबदबा होता है कि उनके सामने इंसान जो है वो बेबस, मजबूर और लाचार हो जाता है। बिल्कुल कासिम अली शाह जो हैं वो लड़खड़ा गए और वो कंफ्यूज नज़र आए, कभी टिशू उठाया, कभी फलां चीज़ की। लेकिन हम इंसान हैं, इस तरह से टॉक शो होस्ट करते हुए या गुफ्त शनीद करते हुए इतने बड़े शख्स के साथ कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये माइनर चीज़ है और ये कोई नेगेटिव बात भी नहीं है, मगर ऐसी चीज़ों को मनफी तौर के ऊपर इस्तेमाल करना ये एक बड़ी हैरान कुन बात थी। मगर इसके अंदर अपनों ने भी और गैरों ने भी सब ने हिस्सा डाला और दूसरों को मोटिवेट करने वाले खुद कासिम अली शाह इमरान खान से मिलने के बाद चंद ऐसे सवालात पूछे जो कि उनका हक था, पूछने भी चाहिए थे, डीमोटिवेट हो गए। मगर लोग ये सवाल पूछते हैं कि कासिम अली शाह साहब, आपने ये मुलाकात जो आप यंगस्टर्स को मोटिवेट करते थे, आप मोटिवेशनल स्पीकर थे, तो क्या ज़रूरत पेश आई कि खान से मिले तो ऐसे सवालात पूछे, टिकट तक मांग लिया, कहा पैसों की क्या ज़रूरत है। कहते रहे मैंने पाकिस्तान फ़ौज को ऐसा शख्स हूँ जिसने ट्रेनिंग दी और मोटिवेशनल स्पीचेस दी। फिर आप शहबाज शरीफ साहब से मिले तो कोई इंटरव्यू, कुछ वीडियो सामने नहीं आई। परवेज़ इलाही साहब से आपने इंटरव्यू किया, लेकिन यही सवालात उनसे क्यों ना पूछे और खान से आपने पूछ लिए। आप एक अच्छा भला काम कर रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए, आपकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी और अब भी है, तो क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आप खान साहब के भी जाके इंटरव्यू करें और फिर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि आपने जो किताब दी है खान साहब को तोहफे में, उसके अंदर शायद कोई जहर भरा हुआ था। कोई जहर की एक किस्म होती है जिसको पेपर के ऊपर लगा के आप दे सकते हैं। किसी ने उनको सूंघने का कहा, बाकी का बेशुमार कहानियाँ जो थी वो मंजर आम के ऊपर आई। मगर कासिम अली शाह के खिलाफ जो शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल था उसने ट्रेंड नहीं चलाया। वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, वो सारे जो थे वो मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह को पसंद करते थे। आज ये नौबत आ गई कि कासिम अली शाह साहब का सुनने में आया कि एक तो उनकी रेटिंग कम हो गई, उनका जो करोड़ों का रेवेन्यू था वो भी नीचे चला गया। एक खान साहब के इंटरव्यू ने उनको इतना सदमा और इतनी परेशानी और इतना नुकसान पहुंचा दिया जिसको शायद पूरा करने के लिए आपको 2-3 माह या चंद माह लग जाएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश थे और पहले अच्छा ट्रेंड चल रहा था और रूटीन में बातें हो रही थी, तो फिर आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आई कि उनके खिलाफ चीज़ें चलनी शुरू हो गई। इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका जो मीडिया सेल है उसका बड़ा किरदार है। और असल में सबसे पहले नेगेटिव ट्रेंड जो था वो नून लीग की तरफ से चलाया गया कासिम अली शाह के बारे में। और देखा देखी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो हैं वो कासिम अली शाह के खिलाफ टिकटॉक के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेंड चलाना शुरू हो गया। और इस तरह से कासिम अली शाह साहब ने माफ़ियाँ भी मांगी, कहा मैंने खान को वोट भी दिया, फिर भी नाराज़गी किस बात की, और कासिम अली शाह साहब इस तरह की जद में आ गए। बहरहाल ऐसे हो जाता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ज़िंदगी के अंदर जब आप कुछ काम करते हैं तो ऐसी चीज़ें ना चाहते हुए भी कभी कभार हो जाती हैं। मरियम नवाज हुकूमत से कैसे खुफिया काम करवा रही हैं और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। दरअसल मरियम नवाज शरीफ साहिबा इन दिनों लंदन में हैं, पिछले 1.5-2 माह से हैं। वो लंदन से बैठ के सारी सियासत को चलाना चाहती हैं और बिल्कुल खुफिया तौर के ऊपर काम करवाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और बाकी जो उनके लोग हैं और प्लस जो उनका मीडिया सेल है उसके ज़रिए जो हैं वो चीज़ें करती हैं। और वो अब चुप क्यों हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये बात कहनी थी, मरियम औरंगजेब साहिबा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहना है, राना साहब आपने ये करना है, तो ऐसी अदायात देती हैं और जिससे
सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि उन्होंने अपने खावंद कैप्टन सफदर साहब को ये कहा कि आप जो हैं वो बाजवा साहब के खिलाफ बोलेंगे, आज जब अदालत से बाहर निकलेंगे। तो ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा फिर दोनों का ही नाम लेना पड़ेगा। तो इनकी माँ के ऊपर जाहिर है वो इनके खावंद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैप्टन सफदर जो है वो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मशावरत, रजामंदी और इनके कहने के ऊपर कैप्टन सफदर जब जनरल बाजवा के खिलाफ बोले, तो इससे कबल भी आपको बताया था कि ये बात जो इसहाक डार साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं उनको नागवार गुजरी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी तक हमारे मामलात जिन्होंने हमें वापस हुकूमत में लाया, जिनकी वजह से हमारे केस ख़त्म हुए, जिसकी वजह से हमने नैब के अंदर तरमीम की, तो वो ये नहीं चाहते थे कि इनके खिलाफ अभी ऐसा वक्त है कि बोला जाए। तो फिर इस तरह की मुदाखलत और इस तरह के काम हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो चोरी छुपे या बिहाइंड द सीन रह के अपने खामन से लेके, मीडिया सेल से लेके, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल जैसे लोगों से करती हैं। और इसके ऊपर सख्त नाराज़गी का इजहार है अंदरूनी खाना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और इस सिलसिले में वो किस तरह की काविशें और कोशिशें कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ कि बिलावल भुट्टो साहब की उम्र मेरे ख्याल से 33-34 साल हो चुकी है और पाकिस्तान के यकीनन वो सबसे यंग तरीन नौजवान वज़ीर आज़म होंगे, अल्लाह करे अगर वो बन जाएँ। इस सिलसिले में ना सिर्फ कच्ची आबादियाँ जो हैं उनको तामीर करके बना के आबादी में इजाफा और हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, और वो जो 14 सीटें हैं सिंध में मेंबर नेशनल असम्बली की, उनमें से कोशिश है कि 7-8 हम अकेले में जीत जाएं, और प्लस लाहौर से कामयाब होने वाले और सिंध को फतह करने वाले लोग जो हैं उनको हुकूमत जमातों को मिल जाती है। तो इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब आपने देखा होगा लाहौर में जो बैठे रहे, वो कोई पीडीएम की हुकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या वो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ नहीं थे, या सिर्फ वो इमरान खान के खिलाफ चीज़ें नहीं कर रहे थे। वो दरअसल इन चीज़ों को वजह बना के बेशुमार जो लोग एमपीए और एमएनए से खासकर उनको ख़रीदना चाहते थे और मुस्तकबिल का प्लान बनाना चाहते थे, और दूसरे लफ्ज़ों में तासुर ये दे रहे थे कि हम कहीं परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, और पीडीएम के तहत साथ देते हुए हम पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं। असल में वो सिंध को फतह करने के साथ साथ लाहौर के अंदर और पंजाब से वो चाहते हैं कि कुछ एमएनएस को ले लिया जाए, हमें उनको अपने साथ मिलाएं, अपनी पावर दिखाई जाए, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ इतनी सीटें मिल जाएं कि मिल जुल करके, चूँकि ये काफ लीग को भी साथ चला लिया था इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे के, बाकियों को भी चला सकते हैं, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान होंगे जो सियासत को बड़ी बारीकी से समझते हैं और उनको जोड़ तोड़ और ऐसी चीज़ें करना बड़ा सही तरीके से आता है। तो इस तरह से उनकी जो कोशिशें जा रही हैं, वो चाहते हैं कि आगे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाए, उसके लिए सरमाया भी है, पैसे भी लगाने पड़ें, जो भी चीज़ें करनी पड़ें। तो उनका फोकस सिंध के साथ साथ पंजाब भी है, और यही वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो कुछ धांधली हुई और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए चीज़ें हुई, ये एक मैसेज देना था कि देखिए हम कितने मजबूत हैं और कैसे चीज़ें कर सकते हैं। मगर क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे और क्या आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिशें कामयाब होंगी? ये सारी बात जहां आवाम के ऊपर डिपेंड करती है, वहीं पे इमरान खान साहब के ऊपर भी डिपेंड करती है, चूँकि आवाम तो ज़्यादा उनके साथ है। अब देखते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार किस नौयत का होगा। मरियम नवाज शरीफ की क्या शहबाज शरीफ साहब को कोई हमायत हासिल है, ये उनकी हमायती हैं या उनके मुखालिफ हैं? ये बात बिल्कुल ऐसे हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो मुखालिफ ऐसे हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बोलें, मगर वो सोशल मीडिया के ज़रिए किरदार कुशी करवा देती हैं, जैसे बाजवा साहब की मिसाल मैंने आपको दी। फिर इसी तरह से बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ना बोलें, कोई ट्वीट ना करें, और कुछ अरसा कबल कोई 1-1.5 माह उनको खामोश करवाए रखा उन्होंने, लेकिन अब भी बिहाइंड द सीन रह के जो बात शहबाज शरीफ चाहते होते हैं कि ऐसे ना हो, वो बिल्कुल वैसा करती हैं और अपने हिस्से की जो बड़ास है वो निकाल देती हैं, जिसका एंड ऑफ द डे वज़ीर-ए-आज़म होते हुए शहबाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान में हैं, उनको सख्ती से इदराक है चीज़ों का, तो नुकसान उनको होता है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा
इस तरह से मुखालिफ हैं शहबाज शरीफ साहब के। ये भी बता देना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब एक पेज पे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट साबका हो या मौजूदा हो, वो उसके खिलाफ किसी सूरत नहीं जाना चाहते। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब ऐसे करती हैं तो वो फिर नवाज शरीफ साहब से गिला भी कर देते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी चीज़ों को जिस तरह से करना चाहती हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ा रही हैं। आखिरी नुकता ये है कि आज जो इस्टेब्लिशमेंट है फ़ौज, उसकी एक बड़ी बैठक हुई, एक अहम मीटिंग की गई, जिसका एजेंडा था मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और थोड़ा सा मुस्तकबिल के बारे में सोचना था। जब उन्होंने सोचा और ये बड़ी बैठक लगाई उन्होंने, तो उसमें वो परेशान हुए। अब उनको पता है कि IMF जो है उसने मुज़ाकरात जो हैं वज़ीर ख़जाना या बतौर रियासत पाकिस्तान, उसके साथ IMF के और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिसकी आला और बड़ी मिसाल ये मैं दूंगा कि आज ही के दिन $1.1 मिलियन जो वर्ल्ड बैंक ने देने थे वो उन्होंने नहीं दिए। किसके कहने के ऊपर नहीं दिए? IMF के कहने के ऊपर नहीं दिए। वजह क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर आप टैक्सेस लगाएं, आप महंगाई जो है वो ज़्यादा करें और पेट्रोल और डीजल खास करके महंगा करें और वहाँ से अपने सोर्स पैदा करें। आपकी जो शरह है, जो रेशो है इनकम की, उसको बढ़ना चाहिए। वो कैसे होगा? टैक्सेस के ज़रिए, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करके। तो जब वो ऐसे नहीं करते हुकूमत, तो फिर IMF उनको पैसे देने से साफ इनकारी होती है। जब वो इनकार करते हैं तो फिर मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है और इस्टेब्लिशमेंट भी सोचती है कि आप करें तो करें क्या। इस हुकूमत के साथ तो IMF भी चलने को तैयार नहीं, हम बतौर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कैसे चल सकते हैं। प्लस आने वाले दिनों में, या बल्कि हाल की बात की जाए तो पिछले 1 साल पहले जो एक घर का फर्द जो था, जो शॉपिंग वो 15,000 रुपये में खाने पीने की करता था, अब 100% ये बात कन्फर्म है कि वो 30,000 रुपये में शॉपिंग हो रही है। अगर IMF की मजीद शराइत मान ली जाएँ तो ये 15,000 वाली जो आज 30 में है, ये 40 के ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि क्या इस तमाम बुरान का जो हल है वो इलेक्शन है। उनको यही समझ में आता है कि बिल्कुल इलेक्शन है और अवामी ताकत से कोई हुकूमत आए, एक तो उसके खिलाफ जल्दी जल्दी 6 महीने साल लोग जाएंगे नहीं। शायद IMF से भी हमारे मामलात ठीक हो जाएं, रेमिटेंस जो है बैरूनी मुल्क से आना शुरू हो जाएं, फिर एक नई फ्रेश मैंडेट लेके हुकूमत आएगी, ये उसका काम होगा चीज़ों को ठीक करना। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मिल बैठते हैं, अगले दिनों में वो कहेंगे कि आप जो है वो इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें, और उसके असूल के लिए देखना ये होगा कि एक तरफ से इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने, जबकि वफाकी हुकूमत और PDM जो है वो तो पंजाब और KP की असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वो तो उल्टा और 35 लोगों को जो है वो नाहल कर उनके इस्तीफे मंजूर करके ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को अगले आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में कुछ फैसले लेने होंगे मुल्क की मैशत को और मुल्क के सियासी और बाकी हालात को सामने रखते हुए। तो अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिएगा, पेज को ज़रूर फॉलो करें, YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड में कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।